हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICIM एजुकेशन। और ये एनालॉग के लिए अपना सेकंड वीडियो आने वाला है और इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं AC एनालिसिस ऑफ डायोड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या सीखा था। तो हम लोग वहां पे बात किए थे DC एनालिसिस ऑफ डायोड के लिए, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड की बात किए थे और डायोड को, एक आइडियल डायोड को हम लोगों ने वहां पे एज अ स्विच यूज किया हुआ था, ऑन स्विच और ऑफ स्विच। जहां पे फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड जो है वो आपके शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो रहा था और रिवर्स बायस केस में जो डायोड था वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा था। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का पार्ट जो है मेरे पास सेकंड केस जो मैंने यहां पे लिया हुआ था। ठीक है, और सेकंड केस यहां पे क्या होने वाला है, सेकंड केस होने वाला है यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम से VAC, ये वाला, मतलब कि मैं यहां पे लेने वाला हूं कंसिडर AC सोर्स। ठीक है, ये देख लो AC सोर्स यहां पे, इसका मतलब है कि VDC की वैल्यू क्या होगी, यहां पे VDC की वैल्यू हो जाएगी 0। ये देख लो यहां पे VDC की वैल्यू 0। तो इस केस में जो फिगर बनने वाला है, कुछ फिगर इस तरीके से आपको दिखेगा, VAC और ये हो गया मेरे पास डायोड। ये देख लो यहां पे, ये डायोड यहां पे। अगर मैं डायोड की बात करता हूं तो लेट्स सपोज मैंने इसको लिया है V और ये हो गया P और ये N टर्मिनल। ठीक है, अब ये बात हो रही है AC कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग यहां पे। बात एक बात देखो, यहां पे जब अपन AC सोर्स की बात करते हैं तो AC सोर्स में दो बातें होती हैं। अगर मैं यहां पे एक साइनसॉइडल वेव तैयार कर रहा हूं, ठीक है ना, तो साइनसॉइडल केस में क्या होगा कि जो प्लस वाला पार्ट रहेगा, मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, उस केस के लिए क्या होगा मैं आपको सब कुछ यहां पे बताऊंगा। अभी ध्यान से आप लोग देखो, पॉजिटिव केस सबसे पहले, इसी में मैंने केस नंबर 1 लिया है, केस नंबर 1। ठीक, अगर मेरे पास VAC की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को शो कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये हो गया अपने पास। और पॉजिटिव हाफ साइकिल केस मतलब कि अगर मैं VAC को यहां पे ले रहा हूं एक साइनसॉइडल, ये देख लो इस टाइप का, ये ठीक, ये AC सोर्स यहां पे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 0 और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि यहां का जो पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के प्लस से कनेक्टेड है और N टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जो डायोड है वो ऑन होगा और डायोड जो है पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होने वाला है। इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं एक आइडियल डायोड की बात करता हूं, कब? जब डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस है। ओके, अगर मैं सेकेंड केस की बात करता हूं, यहां पे सेकेंड केस, यहां पे मैंने सेकेंड केस लिया हुआ है VAC को नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा यहां पे VAC, ये वोल्टेज नेगेटिव में होगा। अब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा एग्जैक्टली यहां पे डायोड के क्रॉस। फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि VAC की जो वैल्यू थी मेरे पास, वो VAC की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाई हुआ था अक्रॉस द डायोड। लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज की बात होगी तो यहां पे वोल्टेज नेगेटिव होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि P की तरफ माइनस होगा और N की तरफ प्लस होगा, और उस केस में जो डायोड होगा वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है, तो ये सब चीजें ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये तो हम लोग अभी तो बहुत सारे वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है, कि AC एनालिसिस अपन कैसे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया डायोड ऑफ। डायोड ऑफ होने का मतलब है रिवर्स बायस, और इसका मतलब ये होगा ओपन सर्किट से रिप्लेस, अगर आइडियल डायोड की बात करें तो। ठीक है, तो यहां तक बात होगी दो चीजों की, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, अगर मैं यहां पे डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म कर रहा हूं, तो ध्यान देना आप लोग यहां पे। ये यहां पे हो गया मेरे पास, अगर मैं डायोड करंट की बात करता हूं यहां पे, डायोड करंट होता है, डायोड करंट is given by, diode current is given by ये I is equal to IS e power V upon eta VT minus 1। ये होता है मेरे पास डायोड करंट, और इसी पे अपने को बहुत सारी बातें करनी है, देखेंगे अब आराम से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास V, जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास ये I, डायोड करंट। ठीक, अगर मैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे डिजाइन होता है, ये देख लो, ये ऐसा। ठीक है, ये देख लो यहां पे, और ये हो गया मेरे पास ये रिवर्स बायस केस। तो ये मैंने यहां पे डिजाइन किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड।
ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। अब तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है दिस वन, ये क्या हो गया, वी गामा, जो कट इन वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं, कट इन वोल्टेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास आई। आपको दिख रहा है जो फिगर बना हुआ है ना, कुछ एक्सपोनेंशियल शेप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन को आप देख सकते हो, डायरेक्ट डायोड करंट का जो इक्वेशन है मेरे पास वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात होती है, ये जो रीजन मेरे पास शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो फॉरवर्ड बायस को शो कर रहा है। ये देख लो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, अगर उसे एक प्रॉपर कट इन वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है, एक प्रॉपर कट इन वोल्टेज, तो वो कंडक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले पार्ट के लिए, तो ये वाला जो पार्ट होने वाला है वो शो कर रहा है यहाँ पे रिवर्स्ड बायस केस को, रिवर्स्ड बायस केस। ठीक है, और अगर मैं इसके बियॉन्ड की बात करूं, मतलब यहां पे नेगेटिव वोल्टेज की बात करूं, तो यहां पे होता है एक VZK। अब ये VZK क्या है मेरे पास, यहां पे ये है मेरे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। ये देख लो यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो करंट आपको दिख रहा है, काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। कब? जब ये एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ, नेगेटिव वैल्यू मतलब एक मिनिमम वैल्यू को रीच करने के बाद, मतलब कि जब ये डायोड के क्रॉस अपन नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो रिवर्स बायस तो होगा, नो डाउट, लेकिन जब अपन एक हाई अमाउंट ऑफ एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे डायोड के क्रॉस, जो VZK के इक्वल होगा या उससे और भी लेस होगा, तो उस केस में यहां पे आप देख सकते हो कि जो डायोड है वो वहां पे आ जाएगा ब्रेक डाउन रीजन पे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहां पे, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, सो इतनी बातें अपने को यहां पे सीखने मिल रही है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये जो रीजन है मेरे पास फॉरवर्ड बायस रीजन, ये फॉरवर्ड बायस रीजन कब बन रहा है, ये केस में यहां पे पूरा लिख देता हूं, जब V की वैल्यू ग्रेटर हो रही है V गामा से, और इस केस में जब V की वैल्यू लेस हो रही है V गामा से, यहां पे रिवर्स बायस। ठीक है, और ब्रेक डाउन रीजन के लिए आप क्या लिखेंगे, जब V की वैल्यू लेस होगी यहां पे VZK से। ये देख लो यहां पे, ये सब कुछ मैंने यहां पे लिख दिया है। तो ये हो गया रिवर्स बायस केस, ये फॉरवर्ड बायस केस, और ये ब्रेक डाउन केस के लिए ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से नोट कर लो, इसमें हम लोग बहुत सारा डिटेल में बात करने वाले हैं, आप आराम से नोट कर लो। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं डायोड करंट के लिए, जब वहां पे AC सोर्स सप्लाई होता है डायोड के क्रॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें अपन डिस्कस करते हैं नॉलेज के लिए, जो आपके गेट एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है डायोड करंट का इक्वेशन मेरे पास ये लिखा हुआ है। तो ये जो V आपके पास लिखा है, ये है मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है ईटा, ईटा होता है मेरे पास आइडियलिटी फैक्टर। क्या है मेरे पास यहां पे, ये आइडियलिटी फैक्टर। ठीक है, ये सो ईटा की वैल्यू यहां पे दो पार्ट में डिवाइड होती है। अगर मैं एक सिलिकॉन डायोड की बात करता हूं, सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड, ये दो टाइप के डायोड पढ़ने अपने को पूरे सब्जेक्ट में। तो सिलिकॉन डायोड मेरे पास होता है ईटा इक्वल टू 2 के लिए, और जर्मेनियम डायोड के लिए होता है ईटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है IS। सो ये IS की बात क्या हो रही है यहां पे, ये होता है मेरे पास सैचुरेशन करंट। क्या है मेरे पास, ये सैचुरेशन करंट। ओके, और नेक्स्ट है मेरे पास VT। अगर मैं VT की बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। ठीक है, सो चलो एक काम करते हैं, अपन थर्मल वोल्टेज का डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। अगर मैं थर्मल वोल्टेज की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास KT/Q। तो K यहां पे क्या होता है मेरे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर मैं इसके वैल्यू की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है कुछ, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ और जूल पर केल्विन। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास। अगर मैं यहां पे Q की बात करता हूं तो यहां पे है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये देख लो यहां पे, ये सब आप काम आएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पे T का, तो ये मेरे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ये देख लो यहां पे, ये केल्विन आपको पता ही होगा क्या होता है मेरे पास केल्विन, यहां पे 273 प्लस
डिग्री सेल्सियस, ये जो भी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आप पुट करोगे प्लस 273 आप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूम टेम्परेचर का, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे रूम टेम्परेचर का तो ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे T इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। ये तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे पास, ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास डिग्री केल्विन में, और ये हो गया मेरे पास 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब यहां पे अगर VT की वैल्यू देखते हैं अपन, ये सब VT की वैल्यू अगर पुट करें हम लोग, कौन कौन सी वैल्यूज, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे, ये Q की वैल्यू यहाँ पे, और ये T की वैल्यूज, तो आप इसको अगर पुट करोगे यहाँ पे तो आपको वैल्यूज दिखेंगी ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे VT इज इक्वल टू 25.8 मिली वोल्ट, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास है 25 मिली वोल्ट, और इसके बाद आप देखेंगे VT, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं 26 मिली वोल्ट। समटाइम्स आपको VT जो है, समटाइम्स आपको VT 25 मिली वोल्ट भी आप कंसिडर करते हो अगर ये क्वेश्चन में जो भी आपके पास गिवन होगा। ठीक है, आपको वैसे तो क्या लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए 25.8 मिली वोल्ट, या फिर आपके पास अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई वो 26 मिली वोल्ट आपको लेना है ना, या फिर आपको मेंशन है कि 25 मिली वोल्ट लेना है, तो ये सब आप क्या है क्वेश्चन में मेंशन होगा। अदरवाइज आप क्या कि अकॉर्डिंग टू अपन क्वेश्चन भी काम करेंगे, और अदरवाइज अपन इसको लेंगे 25.8 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये बात होगी मेरे पास पूरे पैरामीटर्स की यहाँ पे कि डायोड करंट में क्या क्या बात होती है। अब अगर मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊं, कैसा सर, ये जो सैचुरेशन करंट है अगर मैं उसकी बात करता हूं ना, तो सैचुरेशन करंट जो होता है वो फंक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, और टेम्परेचर ये होता है। तो यहां पे T क्या शो कर रहा है मेरे पास, टेम्परेचर को, ये देख लें यहाँ पे ये टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे A देखता हूं तो ये मेरे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है मेरे पास, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैंने लेट सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर मेरे पास डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है मेरे पास, ये V, सब पैरामीटर यहां पे कांस्टेंट है, ध्यान से डिस्कशन को देखते रहना आप लोग। सब पैरामीटर यहां पे कांस्टेंट है, IS, ईटा, VT, सब कुछ। तो ये जो V की वैल्यू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है कंटिन्यूअसली मैं इंक्रीज करता रहूं, तो एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा वो इंक्रीज होगा लिटिल बिट, है ना, तो इंक्रीज होगा। उसके इंक्रीज होने से आप देख सकते हो कि जो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीजमेंट, ठीक है, इन एक्स एक्सिस वी विल गेट हाई अमाउंट ऑफ इन वाई एक्सिस। मतलब कि आपके पास अगर मैं ये v वाला पार्ट को अगर इंक्रीज कर रहा हूं, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल का पावर इंक्रीज होगा। अगर एक्सपोनेंशियल का पावर इंक्रीज होगा तो एट द सेम टाइम यहां पे I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये आप अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया था, आप देख रहे होंगे अगर आपने कॉपी में आप नोट कर रहे हो तो, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है वो देख रहे हैं हम लोग। अगर मैं IS की बात करता हूं तो IS किसका फंक्शन है, एरिया एंड टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं किसी भी डायोड का एरिया को इंक्रीज करता हूं, ध्यान देना, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा इससे, है ना। अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, बाकी सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट, V कांस्टेंट है, ईटा, VT सब कांस्टेंट है। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A को इंक्रीज करता हूं तो कंफर्म है कि ये जो है IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IS। तो जो भी आप IS लेने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंट डायोड का जो IS होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि IS का जो वैल्यू होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर के रेंज में होता है, नैनो एम्पियर माइक्रो एम्पियर के रेंज में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसका जो वैल्यू होता है बुक्स में, अगर आप देखे होगे तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 एम्पियर, ये इसके आसपास होता है कुछ, ठीक है ना। और भी डिफरेंट बुक्स में कोई डिफरेंट होती हैं, तो वो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, दैट डजंट मैटर फॉर यू कि आप उसको याद करो, ओके। अब यहां पे देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सब पैरामीटर कांस्टेंट है, आपने IS को लिया है। IS जो है फंक्शन है A का और T का। अगर मैं किसी भी डायोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करता हूं तो डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है, यहां पे देखो I के लिए, तो I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी वहां पे, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां पे, चलो मैंने एरिया को यहां पे डबल कर दिया,
क्या बोला मैंने यहाँ पे, एरिया को डबल कर दिया। सो भाई अगर ये डबल हो रहा है तो IS की वैल्यू भी डबल हो रही है, ये देख लो यहाँ पे IS की वैल्यू भी डबल हो रही है। अगर IS की वैल्यू डबल हो रही है तो भाई आपको दिख रहा है ना इक्वेशन से क्या, कि भाई I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IS के। इसका मतलब है कि यहां पे जो डायोड करंट होगा वो भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज था दैट इज V, उसके कांस्टेंट होने के बाद भी, है ना, उसके कांस्टेंट होने के बाद भी जो IS है, सैचुरेशन करंट जो है वो डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके पास ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का डबल करने पे IS डबल हो रहा है और उसी से I डबल हो रहा है विद द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ V। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अगर मैं टेम्परेचर को भी इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी वहां पे सैचुरेशन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी इंक्रीज होगा। और एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि जो VT की वैल्यू है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ये भी इंक्रीज होगी यहां पे। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वहां पे जब डायोड फंक्शन में आता है तो उसका जो सराउंडिंग का एरिया होता है वो भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे क्या होगा आपके पास कि वहां पे जो फ्लक्चुएशन आएगा वो डायोड करंट पे आएगा। तो ये सब बात होती है AC कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड में, जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके बताया है। और ये सब पैरामीटर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो चलो इसके आगे का अपन डिस्कशन देखते हैं और इसमें देखने वाले हैं अगेन डायोड करंट से अपन देखने वाले हैं। सो मेरे पास लिखा हुआ है कि भाई डायोड करंट का इक्वेशन क्या होता है। डायोड करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू IS e पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। ये मेरे पास हो गया डायोड करंट, ठीक है। अगर मैं डायोड करंट का आगे का डिस्कशन करता हूं तो यहां पे एक पैरामीटर आने वाला है और उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डायनेमिक कंडक्टेंस। क्या? डायनेमिक कंडक्टेंस। सर डायनेमिक कंडक्टेंस क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहां पे डायनेमिक कंडक्टेंस अपन G शो करते हैं और ये एक्चुअल में जो है वो होता है स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। अगर मैं एक रफली कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे ड्रॉ करता हूं तो देखो यहां पे कैसे दिखता है आपके पास, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। ये तो ये हो गया मेरे पास V और ये हो गया I। और अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं तो ये हो गया दिस वन, ठीक। सो अपने पास बात करनी है यहाँ पे इसके स्लोप की, जहां पे डायनेमिक कंडक्टेंस, ठीक है। डायनेमिक कंडक्टेंस मतलब अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूं दिस वन, कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहां से इसका स्लोप, तो इसका जो भी स्लोप होने वाला है वो इसके डायनेमिक कंडक्टेंस को शो करने वाला है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप होता है अपने पास चेंज इन x एक्सिस, है ना। ये देखो यहाँ पे चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस। ये देख लो यहाँ पे चेंज इन x एक्सिस। अगर मैं बात करता हूं चेंज इन y एक्सिस और x एक्सिस के लिए तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे di बाई dv। ये देख लो, क्या आपको बात समझ में आया क्या? अगर मैं देख रहा हूं कि भाई I यहाँ पे क्या है, I तो ये लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू V एक्चुअल में क्या है, V है अपने पास डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। अगर मैं I को देख पा रहा हूं यहां से तो I मेरे पास ये लिखा हुआ है E अपॉन ईटा VT माइनस 1 और ये हो गया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू V तो कैसे होगा अपने पास, ये हो जाएगा IS E अपॉन V अपॉन ईटा VT इंटू 1 अपॉन ईटा VT। ये देख लो, और ये हो गया मेरे पास -0, कांस्टेंट है ना, IS कांस्टेंट है वहां पे, ठीक है। अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो ये हो गया मेरे पास IS E अपॉन ईटा VT डिवाइडेड बाई ईटा VT। ये अगर मैं इसको आगे देखता हूं तो यार ये हो गया मेरे पास I इज इक्वल टू IS E अपॉन ईटा VT माइनस IS। ये तो यार यहां से आप क्या देख पा रहे हो, यहां से आप देख पा रहे हो कि सर यहां पे I प्लस IS की वैल्यू ना E अपॉन IS E अपॉन ईटा VT हो रही है। ये देख लो यहाँ पे, इसका मतलब है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं और रिप्लेस करने के बाद ये कैसा दिखेगा आपके पास, ये दिखेगा आपको G इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I प्लस IS, ठीक है, डिवाइडेड बाई ईटा VT। ये अपने पास आ गया है डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अगर मैं बोलता हूं कि सर I जो होता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है और IS जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर के रेंज में होता है, ठीक है ना, तो बोल सकता हूं कि जो I की वैल्यू है वो काफी ग्रेटर होती है IS से, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं,
कैसे, ये देखो G इज इक्वल टू मेरे पास हो गया I डिवाइड बाई ईटा VT। ये अब भाई ईटा की वैल्यू क्या होगी, ईटा की वैल्यू वो होगी जो सिलिकॉन डायोड होगा तो ईटा की वैल्यू 2 और जर्मेनियम डायोड है तो ईटा की वैल्यू 1। VT आपको पता है कितना होता है 25 मिलीवोल्ट या 26 मिलीवोल्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। और I की वैल्यू ये हो गया डायोड करंट। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि जो G की वैल्यू आपको मिलने वाली है ये I एक्चुअल में है क्या, डायोड करंट है ये G की वैल्यू। ध्यान देना आप लोग, G जो है एक्चुअल में फंक्शन किसका हो गया, यहाँ पे I का फंक्शन हो गया। और एक बात ध्यान दो आप लोग कि मैंने ये जो I की बात कर रही है ना, ध्यान देना आप लोग, साइनसॉइडल वेव जब इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल उसके इंक्रीज हो रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो V जो होगा है ना, डायोड करंट की बात हो रही है, तो V के जो V एक्चुअल में क्या है, जो भी साइनसॉइडल आप अप्लाई करोगे तो वही जो वोल्टेज होगा, लेट सपोज वो 2 वोल्ट है तो वो 2 वोल्ट डायोड के क्रॉस आएगा एट द सेम टाइम एट द सेम इंस्टेंट, और वो 2 वोल्ट जो है वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा डायोड करंट के लिए। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो एसी सोर्स तो है लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देख पा रहे होंगे जो V की वैल्यू है उसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, उसमें किससे देख रहा हूं, एक्चुअली मैं देख रहा हूं यहां से डीसी करंट के फॉर्म में। ये देखो यहां पे ये नया चीज आपको जानने मिला होगा, ये एक्चुअल में डीसी करंट को शो कर रहा है। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए क्या बोल रहा हूं आपके पास कि जब भी एसी सोर्स को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं है ना, क्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सो उस केस में हो क्या रहा है, उस केस में ये हो रहा है अपने पास कि जो भी वोल्टेज होगा एसी में, लेट सपोज वो हो गया 2 वोल्ट, तो वो 2 वोल्ट जो है वो आएगा डायोड के क्रॉस, और वही 2 वोल्ट डायोड के क्रॉस जब आएगा तो वो 2 वोल्ट आपको शो करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा डायोड करंट के लिए, और वो करंट कौन सा होगा यहाँ पे, डीसी करंट। जो हम लोग बात करते हैं हमेशा डीसी सोर्स क्या होता है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, कुछ ऐसी ही बात होती है ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, लेकिन ये तो चीज है कि जैसे जैसे अब V इंक्रीज होगा तो डायोड करंट भी चेंज होगा, उसमें भी वेरिएशंस होंगे एक्सपोनेंशियली। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, अगर अपन आगे यहां पे डिस्कशन देखते हैं तो आगे का जो डिस्कशन अपने पास है वो है, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। आगे का मेरा जो पूरा डिस्कशन होने वाला है यहां पे एसी रेजिस्टेंस पे होने वाला है, एसी रेजिस्टेंस, ठीक है ये, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, और इसको हम लोग रिप्लेस यहां पे आरएसी से कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है कि बोल रहा हूं कि यहां पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका स्लोप का रेसिप्रोकल, मतलब 1/g का रेसिप्रोकल। ये तो बढ़िया हो गया सर, इसका मतलब है कि RAC जो है मेरे पास हो गया 1/g, मतलब ईटा VT डिवाइडेड बाई, अभी निकाले ना, I प्लस IS, ये बन गया मेरे पास एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस, ईटा VT डिवाइड बाई I प्लस IS। और यहां से आप बोल सकते हो कि यहां पे I इज फार ग्रेटर देन IS, इसका मतलब है RAC इज इक्वल टू ईटा VT डिवाइडेड बाई I। इसका मतलब और क्या बोल सकते हो कि RAC इज द फंक्शन ऑफ, क्या बोल रहे देखो यहां पे ध्यान देना आप लोग, RAC इज द फंक्शन ऑफ I। ये देखो यहां पे जैसे मैंने ये लिखा था ना यहां पे, ये देख लो, तो RAC इज द फंक्शन ऑफ I, मतलब कि ये कौन सा करंट है अपने पास, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा करंट, ये डीसी करंट उस इंस्टेंट पे। ये चीज आपको आई थिंक यहां पे क्लियर हो रहा होगा। और RAC और G आपको अगर फाइंड करना है तो आपको क्या है पता है, आपको वहां का डीसी करंट पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डीसी करंट मतलब एसी फंक्शन जो है, जो एसी वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ डीसी वैल्यू है। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कि यहां पे जो एसी वैल्यू है इज द फंक्शन ऑफ डीसी वैल्यू। इसका मतलब है कि अपन एक चीज तो ये बोल सकते हैं जनरलाइज केस कि भाई जब भी अपन एसी एनालिसिस की बात करेंगे तो अपने को डीसी एनालिसिस का फिगर आउट अपने को करना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ क्या? ठीक है, सो आप आराम से इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पे। ठीक है, सो यहां पे हम लोग देख लिए होंगे क्या हम करने वाले हैं, RAC और G के बारे में आपको डीसी वैल्यूज पता होनी चाहिए। और अगर मैं एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं ये कि लेट सपोज अगर मेरे पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस में, ठीक है, अगर डायोड मेरे पास रिवर्स बायस में है तो उस केस में जो I होता है ना वो कंपेरेबल होता है यहाँ पे IS के। तो उस केस में जहां पे G की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास I प्लस IS डिवाइड बाई ईटा VT,
और RAC की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहां पे ईटा VT डिवाइड बाई I प्लस IS। ये दो चीजें मेरे पास आने वाली है, जहां पे आप IS को रिप्लेस वहां पे मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये रिवर्स बायस कंडीशन की बात हो रही है। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता हूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो केस मैंने लिखा हुआ है, ये कौन से कंडीशन के लिए? ये दोनों केस किस कंडीशन के लिए? ये दोनों के दोनों केस आपके पास फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है। फॉरवर्ड, ये डी जो है मेरे पास फॉरवर्ड बायस, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपको चलो सैचुरेशन करंट की बात नहीं हो रही है किसी भी क्वेश्चन पे, है ना, तो आपको उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। अगर किसी क्वेश्चन पे सैचुरेशन करंट की बात हो रही है तो आप ट्राई करना कि आप लोग उसे अपने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करो। क्यों पता है? क्योंकि अगर न्यूमेरिकल डेटा वाइज क्वेश्चन आ गया किसी भी गेट एग्जाम में, जहां पे आपको ऑप्शंस गिवन नहीं है, जहां पे आपको एक्यूरेट आंसर पुट करना होता है, जो भी आपका कैलकुलेटर शो करता है वहां पे आपको वो आंसर पुट करना है, तो आप क्या है कि वहां पे मिस्टेक ना करो, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए एक रेंज प्रोवाइड होता है वहां पे। अगर लेट सपोज आपका आंसर आ गया 2.5, है ना, लेट सपोज आपका आंसर आया 2.5 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ आ गया, चलो आंसर लेट सपोज 2.5 मिली एम्पियर, तो उन लोग क्या रेंज प्रोवाइड करते हैं 2.4 से लेके 2.6 मिली एम्पियर का रेंज। अगर आपका इस रेंज के अंदर लाई कर दिया तो आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज इस रेंज के बाहर हो गया तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि IS की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है फॉरवर्ड बायस में कि आप उसे कंसिडर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज कंसिडर आप कर भी सकते हैं, उतनी बड़ी कोई मैटर वहां पे नहीं होगा। लेकिन जब रिवर्स बायस की बात होगी तो वहां पे बिल्कुल मैटर करेगा, और वहां पे IS अगर आपके पास गिवन है तो आपको उसको लेना चाहिए अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। सो यहां से अपन लोग पूरा बात किए AC एनालिसिस का, और इसके बाद हम लोग एक ग्राफ के वाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है उसका वापस से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखने वाले, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन ये होने वाला है कि आपको याद होगा हम लोग देखे थे DC एनालिसिस के टाइम पे, आपको याद होगा, जिसपे हम लोगों ने बात किया था RF द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस और RR रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू जो है वो किसी की स्मॉल वैल्यूज होती है, मतलब RF के लिए, और RR की बात करें तो उसकी ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। ये क्यों होती है आपको मैं ग्राफिकली यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो ये हो गया मेरे पास V और ये हो गया I, ठीक है। डायोड करंट का इक्वेशन क्या होता है मेरे पास? ये होता है IS E अपॉन V अपॉन ईटा VT डिवाइड बाई -1 ये। और अगर मैं इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाता हूं तो ये कैसा दिखता है अपने पास? ये अपने को दिखता है कुछ इस तरीके से, ये देख लो अपने पास। तो ये जो वैल्यू मैंने लिया हुआ है, ये वैल्यू अगर मैं यहां पे ले रहा हूं दिस वन, ये देख लो, ठीक। तो ये जो रीजन है मेरे पास ये है ब्रेकडाउन रीजन, VZK ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये वोल्टेज लिया 0.5, ठीक है, और लेट सपोज मैंने ये वोल्टेज लिया 0.7, आपको बता रहा हूं मेजर करके, यहां पे ये हो गया 0.5 0.7, ठीक। और हम लोगों ने बोला है कि भाई RF मेरे पास क्या है यहां पे? ये मेरे पास है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे आपके पास? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। सो RF एक्चुअल में क्या होता है मेरे पास? ये हो जाएगा स्लोप। स्लोप कब यहाँ पे? रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है यहाँ पे? ग्राफ में देख सकते हैं आप लोग। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, लेट सपोज मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू लेट सपोज 1 मिली एम्पियर का है, ठीक है, और ये वैल्यू मैंने लिया है, ठीक है। काफी ज्यादा स्केलिंग हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसको लेट सपोज मैंने लिया हुआ, चलो 21 मिली एम्पियर, ये देख लो, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूं और कुछ नहीं है खास, ठीक। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं देखता हूं स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या होता है? चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, इसका रेसिप्रोकल। मतलब पहले मैं लिख रहा हूं चेंज इन एक्स एक्सिस, देखो क्या 0.7 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये मेरे पास है 1 मिली एम्पियर, 21 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, ये मेरे पास, ठीक है। तो RF की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है ये जो मेरे पास है, ये लिखा हुआ है, ये जो है 0.2 मेरे पास, ठीक। ये कितना हो गया मेरे पास? 20, ये वोल्ट में ध्यान रखना आप लोग, और ये 20 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, ये देख लो यहाँ पे।
अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इसको तो आपको क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये देखो ये 200 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया, कैंसिल हो गए, ये आ गया मेरे पास 10 ओम, जो कि वेरी स्मॉल। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या वैल्यू ऐसा लिया हुआ है कि कैलकुलेशन आपको जरूरत ना पड़े, आपको बस समझाना है मुझे कि आरएफ की वैल्यू क्यों इतनी लेस होती है, क्योंकि भाई बहुत ही कम वोल्टेज के स्केलिंग के साथ एक हायर वैल्यू यहां पे चेंज होती है करंट में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत ही कम वोल्टेज के स्केलिंग में, ये देख लो, ये वोल्टेज स्केलिंग बहुत कम है और आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा है, तो इसके चेंजेस यहां पे V पे ज्यादा चेंजेस नहीं है और I पे चेंजेस एक्सपोनेंशियली यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये वेरी स्मॉल। अगर मैं आगे अगर बात करूं यहां पे किसके लिए, एक बचा है मेरे पास RR, ये तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक, अगर मैं रिवर्स बायस रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो ये एक्चुअल में होता है मेरे पास अगेन स्लोप, 1 बाय स्लोप, यहां पे ये देख लो। अब देखो मैं वैल्यू कैसे ले रहा हूं, यहां पे मैंने यहां पे लिया एक वैल्यू, लेट सपोज ये वैल्यू मेरे पास है, ये लिया मैंने चलो 0.5 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू, और इस वैल्यू को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये वैल्यू मेरे पास ये, तो 0.5 और लेट सपोज मेरे पास है ये 20.5 वोल्ट, ये यहां पे जो वैल्यू आपको दिख रही है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर लिया मैंने, और ये जो वैल्यू दिख रही है आपके पास, ये वैल्यू दिस वन, ये मैंने लिया 6 मिली एम्पियर, ये, या फिर कुछ और ले लेते हैं अपन, इसको एक काम करते हैं 11 मिली एम्पियर ले लेते हैं, 11 मिली एम्पियर। सो जैसा आप देख रहे हो यहां पे कि आपके पास जब वोल्टेज आप नेगेटिव साइड पे इंक्रीज कर रहे हो, है ना, ये क्या है -0.5 वोल्ट -20.5 वोल्ट, मैंने ऐसे कैलकुलेशन लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप क्या होगा मेरे पास, चेंज इन एक्स एक्सिस पहले देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास -20.5 माइनस प्लस 0.5, ये वोल्ट में, ठीक है। अगर मैं नीचे की बात करूं करंट के लिए, तो ये हो गया मेरे पास 11 मिली एम्पियर, ये देख लो, ये किस में आएगा, माइनस में, है ना, ये नेगेटिव साइड पे बात हो रही है, और ये आ गया मेरे पास माइनस प्लस मिली एम्पियर, ये देख लो। तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास 20 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया मेरे पास 10, और ये हो गया वोल्ट, और ये 10 पावर -3, ठीक, ये बात हो रही है एम्पियर का, तो वोल्ट बाई एम्पियर कितना हो गया मेरे पास, ओम। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 20/10 कितना हो गया मेरे पास 2, और ये हो गया 10 क्यूब, किसमें आ गया, ये ओम में, इसका मतलब है कि ये हो गया 2 किलो ओम। तो मैंने ऐसा कैलकुलेशन लिया हुआ है। अगर आप इसको और भी ज्यादा लेंगे, आप अगर वहां पे V में स्केलिंग करेंगे तो यहां पे आपको हायर वैल्यूज मिलेंगी, और जैसा आप देख रहे हो कि RF और RR को कंपेयर करोगे तो ये जो है वो हाई वैल्यू पे आपको दिख रहा है, वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये बस समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि यहां पे जो वैल्यूज होंगी RR की जो काफी हाई होंगी कंपेयर टू दिस, तो ये हो जाएगा किलो ओम में या फिर मेगा ओम में, आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। सो ये जो कैलकुलेशन है मैंने रैंडम लिया है, ठीक है, इसमें अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस इसलिए करेंगे आपको RR की वैल्यू और RF की वैल्यू क्यों वेरी हाई होती है और वेरी स्मॉल होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद यहां से अपना जो DC और AC एनालिसिस वाला पार्ट होता है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहां से अपना जो जितना भी हम लोगों ने सीखा है वो कॉन्सेप्ट को अपन अच्छा करेंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।